तो भाइयों इस वक्त हमारे पास क्या एपिसोड आया है मून नाइट का, मतलब देख के दिल खुश हो गया। इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर हमने मिस्टर नाइट के नए कैरेक्टर को देखा। हमने यहाँ पे मून नाइट के हवाले से कुछ और ज़्यादा डीप में जाना। हमने जाना कि किस तरीके से स्टीवन, मार्क स्पेक्टर और उसकी दूसरी पर्सनैलिटीज़ आपस में किस तरीके से बात कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं। कॉन्शू जो इतना ज़्यादा शरीफ नज़र आता है वो इतना ज़्यादा शरीफ है नहीं, और आर्थर हैरो उसका पूरा का पूरा प्लान, उसकी पीछे की मोटिवेशन, वो सब क्या है वो हमें इस एपिसोड में काफ़ी अच्छे तरीके से आज समझ में आई हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ मून नाइट के सेकंड एपिसोड के ऊपर एक एनालिसिस, और हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि वर्थ नोटिंग थी, जो कि आगे के एपिसोड्स के लिए हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो हमारे इस पूरे के पूरे शो की जो आज हाईलाइट थी वो दरअसल कॉन्शू था। कॉन्शू को आज हमने इस पूरे के पूरे एपिसोड में काफ़ी बार देखा, उसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उस पूरे के पूरे कंटेनर रूम से बात करना चाहूँगा, जिसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पे जब स्टीवन के पास उसके पास एक चाबी मौजूद होती है तो वो उसका पीछा करते करते उस कंटेनर रूम तक पहुँचता है, जो कि एक तरह का एक बहुत ही हाईली इवॉल्व जो लॉकर रूम है, जिसके अंदर यहाँ पे मार्क स्पेक्टर बेसिकली अपना वो सारा का सारा मर्सनरी वाला सामान रखता है, जो कि वो गुंडागर्दी करने के लिए इस्तेमाल करता है। चाहे उसमें हम उसके पासपोर्ट की बात करें या चाहे इलीगल करेंसीज की बात करें या वेपन्स की क्यों ना बात करें। तो हमने देखा कि जब यहाँ पे स्टीवन बेसिकली उस कमरे के अंदर इंटर हो रहा होता है तो वहाँ पे हमें एक बार कोड नजर आ रहा होता है, और अगर आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आप सीधा marvel.com के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पे आपको एक फ्री कॉमिक बुक पढ़ने के लिए दिया जाएगा, और वो वेयरवुल्फ बाय नाइट का कॉमिक बुक होने वाला है, जिसके अंदर मून नाइट का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था। तो ये एक छोटा सा ईस्टर एग जो यहाँ पे पिछले एपिसोड के अंदर भी मौजूद था और इस एपिसोड के अंदर भी, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगा, और ये हमें बताता है कि डायरेक्टर का जो विजन है इस पूरे की पूरी सीरीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डीप और कॉमिक एक्यूरेट हो सकता है। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टीवन जो है वो मार्क स्पेक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे वो जो उसके बारे में पता भी करना चाह रहा होता है कि आखिरकार वो ऐसा है तो है क्यों, आखिरकार वो उससे क्या क्या चीज़ें छुपा रखा है। लेकिन यहीं पर मार्क स्पेक्टर बताता है कि अगर तुम्हें जानना ही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हूँ फिस्ट ऑफ वेंजेंस, यानी कि मैं जो अवतार ऑफ कॉन्शू हूँ। और ये सुन के हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टीवन को पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, उसको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि सच में ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप सब ऑलरेडी एपिसोड देखकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेन बातें मैं उनको पकड़ता हूँ। तो सबसे पहली बात जो हमारी मेन मीटिंग यहाँ पे होती है लाइला के साथ, वो हमें ये बात बताती है कि दरअसल लाइला जिसका हमने कॉन्टैक्ट देखा था मार्क स्पेक्टर के फोन के अंदर, वो उसकी वाइफ है, और सिर्फ वाइफ नहीं बल्कि उसकी पार्टनर इन क्राइम भी है, यानी कि वो सारे साथ मिलकर सारे के सारे कांड करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वो स्कैरेब जो होता है वो भी यहाँ पे मार्क स्पेक्टर की पोजीशन के अंदर ही होता है, और उसके बारे में भी उसकी वाइफ यानी कि लाइला जानती है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो बात एक नोट करने वाली थी वो ये थी कि किस तरीके से यहाँ पे स्टीवन ग्रैंट की पर्सनैलिटी और लाइला की पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे जो दिखाए जाने वाला हो हमें वो कॉमिक से कुछ अलग दिखाया जा रहा हो। मतलब कॉमिक्स में हम इस बात को जानते हैं कि मून नाइट जो है एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी से जूझ रहा होता है, इसी वजह से उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं और वो इस तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि मार्क स्पेक्टर जो है उसने ही अपनी दूसरी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप कर लिया है, और क्योंकि वो अपनी मार्क स्पेक्टर वाली सेल्फ को छुपाना चाहता है, अपनी नज़र में वो अपने आप को कहीं ना कहीं गुनहगार मानता है, वो जो इतने ज़्यादा लोगों को मारता है, इस वजह से वो अपने दिमाग के अंदर एक अपनी नई पर्सनैलिटी बनाता है। और उसने जब ये स्टीवन ग्रैंट वाली पर्सनैलिटी बनाई तो उसने अपनी वाइफ की कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, जिस तरीके से उसकी फेवरेट पोइट्री, उसकी फेवरेट पोएट और जो उसके सारे के सारे इंटरेस्ट थे लैंग्वेजेस सीखने के, वो सब हमें जो है लाइला के अंदर नजर आ रहे थे। तो हो सकता है कि स्टीवन ग्रैंट की जो पर्सनैलिटी बनाई है वहाँ पे वो इसीलिए बनाई गई है ताकि वहाँ पे वो लाइला की कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर रख सके। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा मसला तब खड़ा होता है जब यहाँ पे आर्थर हैरो के सारे लोग उस स्कैरब को ढूंढते हुए यहाँ पे उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले बने हुए। तो ये बात हमें बता रही है कि आर्थर हैरो के जो हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक है और उनके हर हाथ के ऊपर वो तराजू हमें नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आर्थर हैरो स्टीवन ग्रैंट को अपने पास पकड़ के लेकर आता है तो आज वो उसको सीधा टॉर्चर करने के लिए या मारने के लिए नहीं लाता, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग ज़बरदस्त किस्म की बातें बताता है। कि वो बताता है कि किस तरीके से स्टीवन ग्रैंट यानी वो बताता है कि किस तरीके से मार्क स्पेक्टर के मून नाइट बनने से पहले वो उसका ऑलरेडी जो एक अवतार रह चुका है कॉन्शू का, लेकिन उसने अवतार रहने से उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कॉन्शू का जो काम करने का तरीका है, वो जो जस्टिस पहुंचाता है वो तब पहुंचाता है जब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र कर चुके होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर उसकी जो दूसरी गॉड है जिसको वो अब पूज रहा है यानी कि एमेड, उसका काम यह है कि बेसिकली वो लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे गुनाहों को एक ही दफ़ा में जज करती है और उनको सज़ा सुना देती है।
अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पॉइंट हमारे सामने खड़ा करता है स्टीवन ग्रेंट कि किस तरीके से एमिट जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत सोच रहा है तो उसको सोच के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। मतलब जब तक वो गलत काम करेगा नहीं तो कोई उसको फैसला कैसे सुना के जान से मार सकता है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मासूम बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इनोसेंट बच्चों को जज कर दें उनके बचपन के अंदर ही कि तुम अगले 30 साल के बाद जाके कोई बहुत बड़ा कांड करो अगर तुम्हें मार दिया जाए। और इस बात को सुन के हम देखते हैं कि आर्थर हैरो भी यहाँ पे फंस जाता है, लेकिन क्योंकि वो इसको पूरी की पूरी गॉडेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मानता है, उसको वो स्कैरेब इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें पता चला कि वो जो एक जरा का कंपास का काम कर रहा है जहाँ पे उस एमेट की बॉडी को कैद करके रखा गया है, और उसी स्कैरेब को फॉलो करते हुए बेसिकली वो एमेट के उस टॉम तक पहुंचेगा जहाँ पे उसको कैद करके रखा गया है। अब हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा लंबा चौड़ा झगड़ा होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दोबारा से आर्थर हैरो एक उसी तरीके का जैकल जो है वो यहाँ पे स्टीवन ग्रेंट के पीछे लगा देता है। और ये बात हमें तब जाके समझ में आती है कि वो कैसे कर रहा है। वो दरअसल उसी केन की मदद से कर रहा है जो कि दरअसल उसको दी गई है गॉडेस एमिट की तरफ से, और उसकी पावर्स का कुछ पोर्शन के जरिए वो इस तरह के ज़मीन के अंदर से जैकल्स निकाल के लोगों के पीछे लगा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टीवन ग्रेंट जो होता है वो अपनी बॉडी को उसके हवाले नहीं कर रहा होता है मार्क स्पेक्टर के, क्योंकि वो जानता है कि जिस तरीके से उसने देखा कि किस तरीके से उसको बताया जा रहा होता है आर्थर हैरो के लोगों के जरिए, जो कि एक इजिप्ट की डिग के अंदर मौजूद था और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। अब अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में भी कुछ इसी तरह से होता है। जब मार्क स्पेक्टर इजिप्ट के अंदर मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे मार्क स्पेक्टर इन लोगों को नहीं मारता बल्कि उसके जो साथी होते हैं वो उनको मारते हैं, और यहाँ पे मार्क स्पेक्टर बल्कि उनको बचाने की कोशिश करता है तो उसके साथी उल्टा उसी को मार के चले जाते हैं। और तभी जाके जब उसकी लाश वहाँ पे उस कॉन्शू के मंदिर के अंदर पड़ी होती है तो कॉन्शू फर्स्ट टाइम उसको अपना अवतार बनाता है। हो सकता है कि मार्क स्पेक्टर का जो हमें ओरिजिन यहाँ पे दिखाया जाएगा वो भी ठीक उसी तरीके से दिखाया जाएगा जिस तरह हमने कॉमिक में दिखा है कि यहाँ पे भी बेसिकली मार्क स्पेक्टर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था उस मंदिर के अंदर, लेकिन उसकी मौत हो जाती है और कॉन्शू उसको रिजरेक्ट करता है। अब हमने कॉन्शू के हवाले से यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखी कि कॉन्शू यहाँ पे जो है बिना किसी बॉडी के बिल्कुल एक पावरलेस गॉड हमें नजर आ रहा है। मतलब वो बैकग्राउंड में खड़े हुए चिल्ला रहा है, वो यहाँ से चीजें उधर से उधर फेंक रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। मतलब उसको बहुत ज्यादा बेबस दिखाया गया है। वो बिना अपने अवतार के ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, जो कि मुझे एक गॉड के हवाले से चीज देखना बहुत ही ज्यादा ऑड नजर आ रही है, क्योंकि वो एक गॉड है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। या तो हमने यहाँ पे आर्थर हैरो के मुंह से कहते हुए ये भी सुना था कि किस तरीके से यहाँ पे कॉन्शू की कोई भी गॉड इज्जत नहीं करता था और इस वजह से उसको बैनिश कर दिया गया था, और हो सकता है कि उसकी ये बैनिशमेंट की वजह से ही वो अपनी इतनी ज़्यादा कमजोरी के ऊपर है और इसलिए उसको किसी न किसी अवतार की ज़रूरत होती है अपने आप को एम्पावर करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली स्टीवन ग्रेंट जो होता है वो अपनी बॉडी सरेंडर नहीं कर रहा होता है, लेकिन जब वो ऊपर ऊंचाई से गिरता है उस जैकल के जरिए तो वो अपने सूट को समन करता है जिसका बार बार लायला जिक्र कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टीवन ग्रेंट ने अपनी पर्सनैलिटी को टोटल जो है मार्क स्पेक्टर को नहीं दिया होता है और अपने कंट्रोल में रखा हुआ होता है, तो यहाँ पे एक नई पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है जो कि मिस्टर नाइट, जो कि एक जबरदस्त किस्म के व्हाइट कलर के सूट के अंदर हमें नजर आ रहा है। अब कॉमिक्स में अगर बात की जाए तो ये वाली जो पर्सनैलिटी मिस्टर नाइट की, ये भी एक मून नाइट के अलग पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी है जो कि एक तरह की डिटेक्टिव का काम करती है। ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सारे के सारे पुलिस वालों की मदद करता है क्राइम को सॉल्व करने के अंदर, और ये काफी ज्यादा वायलेंट नहीं है मून नाइट की तरह, बल्कि ये अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करता है। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी नहीं बल्कि दोनों की पर्सनैलिटीज का मिक्सचर है, यानी कि मून नाइट की पर्सनैलिटी का और स्टीवन ग्रेंट की। यानी कि यहाँ पे इसके पास मून नाइट की पावर्स तो हमें नजर आ रही थी, लेकिन दिमाग जो था वो स्टीवन ग्रेंट के कंट्रोल के अंदर था, और इसी वजह से ये जो नई पर्सनैलिटी हमारे सामने है वो कुछ हमें इस तरीके से दिख रही थी। मतलब उसके कपड़ों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्टीवन ग्रेंट का माइंड है, और उसकी पावर्स को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे वो कॉन्शू के जरिए पावर्ड था। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जब वो यहाँ पे जैकल से मुकाबला करता है जो कि सिर्फ उसी को दिख रहा होता है, ये बात नोट करने वाली है कि वो किसी को नहीं दिख रहा होता है, लेकिन वो होता ज़रूर है वहाँ पे, और ये बात प्रूव हो जाती है जब लायला उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन हमने देखा कि जब वो यहाँ पे उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो है तो दिमाग से स्टीवन ग्रेंट ही, तो वो कुछ खास नहीं कर पा रहा होता, तो तभी मार्क स्पेक्टर उससे अपना कंट्रोल लेता है और वापसी मून नाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। अब यहाँ पे जो मून नाइट की ट्रांसफॉर्मेशन की गई है उसका सच में मैं एक बहुत ही बड़ा फैन हो गया हूँ। ट्रेलर्स देख के मुझे अंदाजा था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है, लेकिन अब इस सीरीज़ को देखने के बाद सच में इसको देखने में ऑन स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मून नाइट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जैकल को बिल्डिंग्स के ऊपर भगाता है, और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की फाइट होती है जिसमें उसको वो मार देता है। लेकिन इसी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्क स्पेक्टर जो है अब इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है, और स्टीवन ग्रेंट अब वो जो है बेसिकली मिरर्स के जरिए बात कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मार्क स्पेक्टर अब वापसी उसको कंट्रोल नहीं देता है और इस बॉडी को अपने पास ही रखता है। लेकिन हम देखते हैं कि कॉन्शू यहाँ पे आता है और बताता है कि किस तरीके से उसने उसके एग्रीमेंट्स को तोड़ा है। अब हमें यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं मार्क स्पेक्टर के बीच और कॉन्शू के बीच, जो कि हमें बार बार यहाँ पे किसी ना किसी बात के दरमियान नजर आ रही हैं। लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है कॉन्शू इसके अंदर जो है एक प्रॉपर सुपर हीरो वाला रोल नहीं प्ले कर रहा है, बल्कि शायद वो एक तरह का एंटी हीरो है।
लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्चू यहाँ पे ये भी बताता है कि ये बॉडी से बिलोंग करती है कॉन्चू को और किसी को नहीं। अब हमें ये बात नहीं पता कि सच में ये मार्क स्पेक्टर की बॉडी है या फिर ये स्टीवन ग्रैंट नाम के एक बंदे की बॉडी जिसके ऊपर मार्क स्पेक्टर जो वो हावी हुआ है और कॉन्चू ने उसकी बॉडी के ऊपर पोजीशन हासिल कर ली है। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब हमें इसके आगे के एपिसोड्स में मिलेंगे, तो हम तभी जान पाएंगे कि यहाँ पे सच में चल क्या रहा है। अभी के लिए जिस तरीके से स्टोरी को ये ट्विस्टेड लेके चल रहे हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा है, मतलब मैं भी गैस नहीं कर पा रहा हूँ और यही चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैं कॉमिक्स पढ़ चुका हूँ और मुझे ऑलरेडी पता है कि ये एक बीमारी है जिस वजह से ये सारे के सारे लोग एक ही बॉडी के अंदर मौजूद है और वो बॉडी मार्क स्पेक्टर की है। लेकिन यहाँ पे शायद हमें कुछ ऐसा नया देखने को मिलने वाला है जो कि हमने कॉमिक्स में नहीं देखा है। लेकिन इसी तरह हमने देखा कि जब वहाँ पे ये सारी की सारी भगदड़ चल रही होती है तो वो स्कैरेब जो होता है वो बेसिकली उनके हाथ से निकल जाता है और अब देखते हैं कि हम बेसिकली मार्क स्पेक्टर जो वो कॉन्शू से यही कहता है कि अब हमें जो है एमिट के पास उससे पहले पहुंचना होगा ताकि हम इस सबको रोक सकें। और इसी तरह हमारा एपिसोड का एंड बेसिकली होता है हम देखते हैं जहाँ पे कि वो लोग इजिप्ट के अंदर कायरो सिटी के अंदर बैठे हुए सामने पिरामिड्स को देख रहे हैं और हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर इस वक्त इस बॉडी का जो है वो इंचार्ज है और वहीं पे स्टीवन ग्रैंट वो बेसिकली इस रिफ्लेक्शन के जरिए उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी बॉडी वापसी कर दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब मार्क स्पेक्टर इस बॉडी को इतनी जल्दी वापसी नहीं करने वाला क्योंकि इस एमिट वाले चक्कर से उन लोगों को इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाना है। तो आगे का जो एपिसोड होने वाला है मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड किस्म का होगा जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं सच कहूँ तो ये एपिसोड जिस डायरेक्शन में जा रहा है अभी कुछ कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है मैं इसको इन्जॉय कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड है और ऐसा लग रहा है कि इसके आखिर में जब कंक्लूजन की तरफ स्टोरी जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील देने वाली है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस जो कि मैंने एपिसोड 2 को देखने के बाद एनालाइज किया है और आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा ऐसी बहुत ज़्यादा डिटेल्स होगी जो कि हो सकता है कि मैंने यहाँ पे मिस कर दी हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा। पर्सनली मुझे ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। इसके अंदर हमने आर्थर हैरो के कैरेक्टर के हवाले से, कॉन्चू के हवाले से, लाइला के हवाले से, मिस्टर नाइट की नई पर्सनैलिटी को देखा। ये सारी की सारी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था और जिस तरीके से ये स्लो पेस के ऊपर शो चल रहा है मैं इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ैन होते जा रहा हूँ। सो गाइस अगर आप लोग हर हफ्ते इसी तरह मून नाइट के एपिसोड्स के ऊपर मेरा एनालिसिस ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल, डीसी और दूसरी सीरीज वगैरह के रिव्यूज़ और ब्रेकडाउन्स कर ही रहे होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप इस तरह का ऑसम कंटेंट पॉप कल्चर के हवाले से हमारे चैनल के ऊपर हासिल कर सकें। साथ ही साथ जाने से पहले मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा जहाँ पर मैं ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट शेयर करके आपको अपडेटेड कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।